नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ नेशनल। आज हिंदुस्तान को गमगीन कर देने वाली खबर आई। आज जो खबर सामने आई उसने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया। सीडीएस जनरल विपिन रावत नहीं रहे। हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका निधन हो गया। इस हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे, जिनमें से 13 लोगों की निधन की पुष्टि हो गई है, जिनमें जनरल विपिन रावत भी शरीक थे। इस खबर को लेकर, इसके तमाम पहलुओं को लेकर पूरा देश आज गमगीन है, दुख में है, परेशान में है, चाहे वो एक आम आदमी हो या फिर हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री पीएम मोदी। इस खबर के तमाम सारे पहलू हैं। जनरल विपिन रावत के सीडीएस होने का मतलब क्या है? हमारी सेनाएं उनके होने से कितनी मजबूत हुई? हमारे दुश्मन देश उनके नाम से कैसे कांपते थे? इन तमाम सारे पहलुओं को समझेंगे और बहुत बारीकी से समझेंगे। और इसे समझाने के लिए हमारे साथ इंडियन न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत सर हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ है। शुरुआत करते हैं। सर, चूँकि मैं यही न्यूज़ रूम में बैठा हुआ था और मैंने देखा आप न्यूज़ की जो मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग आप कंडक्ट कर रहे थे। अचानक उसी वक्त ये खबर आई कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इसमें जनरल विपिन रावत है। जब पहली बार आपने सुना तो वो पहला क्षण, वो पहले मोमेंट में आपको क्या लगा? आपने कैसा महसूस किया? एक आम शहरी, आम नागरिक की हैसियत से और एक बतौर जर्नलिस्ट के तौर पर। इस तरह की खबरें कभी कभार आई हैं करियर में और वो अंदेशा पैदा कर जाती हैं। मीटिंग में था और अचानक फ्लैश चलने लगा कि हेलीकॉप्टर क्रैश, तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश, हेलीकॉप्टर पर जनरल विपिन रावत भी थे सवार। अब जैसे ही आपको ये 3 लाइनें दिखती हैं, वैसे ही आपके भीतर खलबली पैदा होती है और आप न्यूज़ रूम की तरफ भागते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। तो पहला आपके जहन में ये होता है कि जिनकी वजह से ये खबर है उनकी स्थिति कैसी है, वो कहाँ हैं। लाजमी है कि वो खबर जल्दी आती ही नहीं, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन जो हलचल होने लगती है तो उस हलचल से आपको लगने लगता है कि नहीं, कुछ तो है जो अच्छा नहीं है। देश के लोगों को ये खबरें तो बहुत बाद में मिलती हैं, या हमारे पास आती हैं, उसके बाद जाती हैं। लेकिन जैसे ही दिल्ली में हलचल शुरू होने लगी, राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री से बात की, फिर राजनाथ सिंह जनरल विपिन रावत के घर पे गए, जनरल नरवणे विपिन रावत के घर पे गए, तो ये लगने लगा था कि कुछ ऐसा है जो बड़ा है, बहुत बड़ा है और तब जो अंदेशा है वो शायद वैसा ही होने वाला है। फिर सीसीएस की मीटिंग रखी गई शाम को 6:30 बजे के आसपास। उससे पहले एयरफोर्स ने ये बताया कि जनरल विपिन रावत जो है वो नहीं रहे। जनरल विपिन रावत का नहीं रहना हम लोगों के लिए खबर है, इस देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और बहुत ही मनहूस सी खबर है। हिंदुस्तान के नागरिक के नाते आप सोचिएगा तो जनरल रावत जो है, आप जब किसी फौजी को सोचते हैं तो उसका जो बिल्ट होता है वो बताता है कि फौजी, उसकी चाल ढाल बताती है कि नहीं फौजी, ऐसा ही फौजी होना चाहिए। उसकी जुबान बताती है, उसका तेवर बताता है कि फौजी। जनरल विपिन रावत में फौजी होने की जितनी बुनियादी शर्तें होती हैं और जितनी पहचान होती है, वो सब ऐसे ही दिखता था। अगर वो धोती कुर्ते में भी कहीं खड़े हों तो आप बता दें कि नहीं, ये तो आर्मी के आदमी। तो अप्रोच जो था जनरल विपिन रावत का, चीज़ों को लेकर के, देश को लेकर के, फौजी जो इंतज़ाम है उसको लेकर के, वो थोड़ा अलग था। इसीलिए भारतीय सरकार ने उनको सीडीएस बनाया। बहुत बड़ा ओहदा है और आप बदकिस्मती देखिए हमारे देश की कि जो आदमी पहला ही सीडीएस बना, इस देश में आज़ाद हिंदुस्तान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पोस्ट क्रिएट किया गया, एक आदमी को बनाया गया और उस आदमी के बने हुए भी 2 साल भी पूरे नहीं हुआ कि एक हादसे में मनहूस खबर सामने आ गई। उनकी जान चाहिए। अच्छा सर, फिर एक बड़ा इमोशनल सा सवाल है, और क्यों ना करूं सर, आज बहुत इमोशनल दिन है और मन लाख चाहने के बावजूद भी ये खबर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन क्या करें, सच्चाई है, कबूल तो करना होगा। जिस वक्त ये खबर सामने आई, फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि 2 लोगों का निधन हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, और तरह तरह के ट्वीट्स आ रहे थे, तरह तरह की सोशल मीडिया पे खबरें आ रही थी कि शायद इसमें जनरल विपिन रावत बच गए हों, कुछ वहाँ से एक अच्छी खबर आ जाए। आप उस वक्त, आपको क्या लग रहा था? देखिए, खबरें जैसे जैसे आती हैं ना, चूंकि जिस वजह से खबर है, आप उस आदमी के पीछे पड़े रहते हैं।
क्योंकि जनरल रावत उस पर सवार थे। और जैसे हुआ कि 2 लाशें मिली हैं, बहुत बुरे हाल में हैं, जली हुई लाशें हैं, फिर 4 लाशें बरामद हुई, संख्या बढ़ती चली गई और फिर हुआ कि 14 लोग जो सवार थे उसमें से 13 लोगों की लाशें मिल गई। तो अब सवाल ये था कि जो एक आदमी बचा हुआ है वो कौन है, और बहुत हद तक आपको लगता था कि जनरल रावत ही, लेकिन आखिरकार हुआ कि नहीं, जनरल रावत नहीं। तो जो खुशकिस्मत आदमी है हिंदुस्तान का एक नागरिक, वो भी फौज है, उसको उसका किस्मत ने साथ दिया, लेकिन भाग्य ने जनरल रावत का साथ नहीं दिया, और ये हिंदुस्तान का एक दुर्भाग्य है। मेरा मजबूत सवाल ये हो जाता है कि एक ऐसा शख्स जिसे CDS बनाया गया, और CDS बनने के बाद जिस तरीके से भारतीय सेना अपने बॉर्डर पर, जो चाइना खड़ा हुआ है, पाकिस्तान खड़ा हुआ है, और जनरल रावत हिंदुस्तान का पहला दुश्मन नंबर 1 चाइना को मानते थे और पाकिस्तान को कहते थे कि ये दुष्ट राष्ट्र है, और इस बात की मिर्ची हमेशा चीन और पाकिस्तान को लगती थी। आखिर जनरल रावत में ऐसा क्या था, उन्होंने क्या किया था जिससे कि चीन और पाकिस्तान दोनों जनरल रावत के नाम से एक तरीके का डर का माहौल भी था इन लोगों के अंदर? जनरल रावत के निधन को लेकर के मैं देख रहा था कि जनरल बाजवा ने भी दुख जताया, पाकिस्तान के जनरल हैं, लेकिन एक CDS को किस समझ के साथ हिंदुस्तान की तीनों फौजों के बीच में कोऑर्डिनेशन का जिम्मा संभालना चाहिए, ये जनरल बिपिन रावत ने बताया है। यानी कि उनकी कुर्सी पर अब जो भी जाएगा उसको इस बात को दिमाग में रखना पड़ेगा कि जनरल बिपिन रावत ने इस ओहदे को, इस ओहदे से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को, उस जिम्मेदारी के साथ अपने फर्ज को कितनी बेहतर तरीके से निभाया है। तो वो एक जो थिएटर कमांड होता है, इस सेना के 3 अंग हैं, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, लेकिन बार बार ये महसूस होता रहा कि तीनों के बीच में जब क्रिटिकल सिचुएशन थी, खासकर युद्ध के दौरान, तो वो जो कोऑर्डिनेशन है उसकी कमी आती है। करगिल के युद्ध में भी हुआ कि एयरफोर्स आर्मी के बीच में कोऑर्डिनेशन की दिक्कत है। उस समय वो प्रधानमंत्री हुआ करते आर आडवाणी जी, आडवाणी जी की अगुवाई में जो GOM की बैठक हुई थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की, तो उसकी रिपोर्ट में कहा गया था कि ये कोऑर्डिनेशन जो है बहुत ज़रूरी है, जो हमारी सेना में कमी नहीं है। तो उस कोऑर्डिनेशन के लिए एक ओहदा तैयार किया गया CDS का, और CDS का मतलब ये कि थिएटर कमांड के सब जगह पर आकर के कोऑर्डिनेशन हो। उस आदमी की भूमिका देखिए कि अभी जब चीन के साथ हमारा टकराव चल रहा था लेह लद्दाख के पूरे इलाके में, तो जो वॉरशिप्स पे MiG-29 हमारे फाइटर जेट्स थे, चूंकि समंदर में इनकी ज़रूरत थी नहीं, उनकी ज़रूरत वहाँ थी जहाँ चीन अपने बंदोबस्त मजबूत कर रहा है, जहाँ अपना फौजी जमावड़ा बढ़ा रहा है। उन्होंने तुरंत वहाँ से शिफ्ट किया, MiG-29 को ला करके उन्होंने लेह लद्दाख के इलाके में लगा दिया। ये कोऑर्डिनेशन है कि मैं चीफ ऑफ कमांड हूँ, आर्मी अब CDS हूँ, तो CDS वो नेवी के जो साजो सामान है लड़ाकू, उनको कहाँ ज़रूरत हो वहाँ इस्तेमाल करके ये आर्मी के लिए चला गया। एयरफोर्स की कुछ चीज़ें नेवी के लिए चली गई। पता चलता है कि हम समंदर में चीन से टकरा रहे हैं और एयरफोर्स के जो विमान हैं वो लगे पड़े हैं, वहाँ से उनको मूव करके और फिर वॉरशिप पर ले आना। तो ये जो कोऑर्डिनेशन था वो बेहतर तरीके से हो, तो उन्होंने दिखाया इस बार जब चीन के साथ टकराव चल रहा था उसमें। लेकिन 2-3 बातों पर जो आपने कहा कि वो चीन को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर जो नजरिया रखते थे, वो बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच था, बहुत अग्रेसिव। वो ये मानते थे कि चीन जो है वो साइंस में आगे है, आर्म्स एम्युनिशंस उसके पास जो है ना वो मॉडर्न है, और वो एक वेल इक्विप्ड आर्मी वाला देश है। तो हमको उसके साथ टकराने के लिए अपनी चीज़ों को उसके पैरेलल करना है। जब हम चीन के समानांतर अपने आप को खड़ा कर लेंगे तो पाकिस्तान वैसे ही 2 दर्जे का है, वो और नीचे चला जाएगा। इसलिए आप दुश्मन नंबर 1 चीन को मानिए और उसके साथ टकराव मोलने के लिए, उसको बराबरी का जवाब देने के लिए अपनी चीज़ों को बेहतर करते चलिए। इसलिए वो कहते थे कि जो साइबर टेक्नोलॉजी है उस पर ज़्यादा जोर दो, क्योंकि चाइना जो है ये साइबर टेक्नोलॉजी पर उसका बड़ा जोर रहता है। आपके सारे इन्फॉर्मेशन लेकर के गैदर करके उसके बाद उनके जरिए लॉक कर देना। आपको याद हो कि असम में एक हमारा मिग विमान जो था वो गिर गया था, बाद में ये अंदेशा जताया गया था कि चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए उसको ब्लॉक कर दिया और वो टेस्ट कर रहा था। तो ये जो टेक्नोलॉजी साइंस है, इसके जरिए आर्मी की जो कॉम्पिटेंस है, उसकी जो मारक क्षमता है, उसकी ताकत है, उसको बढ़ाने का पर जोर देते थे और इस पर वो लगातार काम भी कर रहे थे। देखिए, जिस बात को आपने जोर देकर के कहा कि सेना का आधुनिकीकरण होना और जितने भी इक्विपमेंट्स हैं,
हाईली साइंटिफिक इक्विपमेंट्स को सेना में लेकर के आना, डिफेंस में लेकर के आना और दुश्मन को जवाब देना उसी माकूल भाषा में। कुछ इसी तरीके के ट्वीट्स मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट्स देख रहा था। लगातार वो अपने हर ट्वीट्स में इस तरीके का जिक्र कर रहे थे कि आपने हमारे डिफेंस सिस्टम में, हमारी सेनाओं में एक तरीके का आपने रिफॉर्म्स किए हैं आपने, और आपने एक साइंटिफिक अप्रोच भी पैदा की है, वो दम, वो जोश भी पैदा किया है। तो अब इस तरीके से CDS का जाना, और आप क्या सोचते हैं देश के लिहाज से, हमारी सेनाओं के लिहाज से, प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी के लिहाज से, क्योंकि नरेंद्र मोदी लगातार अपने फैसलों के लिए वो जाने जाते हैं। कश्मीर में कितना बड़ा उन्होंने फैसला लिया, धारा 370 हटाई, कुछ नहीं हुआ। एक कितना मजबूत कोऑर्डिनेशन होता होगा सेनाओं के बीच में हर चीज़ में। तो ऐसी सूरत में कितना बड़ा नुकसान है, कितनी बड़ी क्षति है। 3 बातें मैं आपसे कहूँगा। जब CDS के पोस्ट को क्रिएट किया जा रहा था तो एक आशंका इस बात की जताई जा रही थी कि CDS चूंकि तीनों सेनाओं का चीफ होगा, तो भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें चुनी हुई सरकार के तहत ही सेना काम करती है, कभी उसने उसको चुनौती दे दी तो स्थिति खतरनाक हो सकती है और सेना अपने हाथ में देश की कमान ले सकती है। विपिन रावत ने अपने ओहदे पर बैठने के बाद जिस तरीके से उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सेना के काम करने के तौर तरीके को स्थापित किया और बताया कि भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और CDS होने के बाद भी 5 स्टार का ऑफिसर होता है, वो इकलौता ऑफिसर देश में होता है, इकलौता ओहदा है। और उतने ताकतवर ओहदे पर बैठने के बाद भी उन्होंने अपनी चुनी हुई सरकार, अपनी संसद और अपने देश के भीतर जिस तरीके से चीज़ों को चलाया जाना चाहिए मर्यादित रूप से, उसकी मिसाल उन्होंने रखी और बताया कि आगे आने वाले CDS जो भी होंगे वो इस देश की जो परंपरा रही है, इस देश का जो मजबूत लोकतंत्र है, इस देश का जो मानस है, उसके मुताबिक और उसी व्यवस्था के तहत वो काम करे। यह बहुत ज़रूरी है। एक संकट उन्होंने उस समय खत्म किया। दूसरा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत भरोसेमंद थे। मुझे लगता है कि दिसंबर 2019 में उनका रिटायरमेंट हुआ था और जनवरी 2020 में उनको CDS बना दिया गया। ये 30 दिसंबर 2019। हाँ, तो मुझे लगता है कि साल भर के महीने भर के भीतर उनको CDS बनाया गया। और CDS चूंकि पहला ओहदा था और किसी भी डिफेंस स्टाफ को ही आप बिठा सकते थे, उनका अनुभव बहुत मजबूत था क्योंकि करगिल का वॉर भी उनके तहत था। मुझे लगता है बालाकोट जब हुआ तो उस समय आर्मी चीफ हमारे वही थे। तो सितंबर वाले में तो सितंबर के बाद ही 2016 सितंबर दिसंबर में ये चीफ हुए थे, लेकिन 2019 बालाकोट जो था वो जनरल विपिन रावत के तहत ही एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया था। तो उसमें करगिल में भी उनका अच्छा खासा रोल था। तो बहुत सारी चीज़ें थी कि जो सबसे ज़रूरी था कि ऑपरेशनल में बहुत ज़्यादा थे, ग्राउंड एक्सपीरियंस उनके पास बहुत ज़्यादा मजबूत था। तो ग्राउंड पे काम ज़्यादा किया था, फ्रंट पे काम ज़्यादा किया था, तो उसका भी फायदा देश को मिला। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत विश्वस्त थे और उनको लग गया कि ये बहुत मजबूत पद अगर है तो इस पर एक ऐसे आदमी को भेजिए जो मर्यादा के साथ पूरी शक्ति से देश की सेवा करे और सेनाओं का आधुनिकीकरण और उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करे, वो अपने आप में मिसाल बने। और जनरल विपिन रावत ने अपने जरिए वो मिसाल खड़ा की। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात जो ये है कि जनरल विपिन रावत को लेकर के देश में अभी भी आप देखेंगे एक अजीब तकलीफ है, दुख है और पूरा देश जो है वो मर्माहत है। किसी भी जनरल के इतना लोकप्रिय होने की घटना मुझे लगता है 2-3 लोगों के साथ आप देख सकते हैं। जनरल थिमैया के साथ है, जनरल करियप्पा के साथ है, जनरल मानेकशॉ के साथ है और इन 3-4 जनरल के बाद कोई बहुत लोकप्रिय और बहुत ओहदेदार और बहुत मजबूत तेवरदार कोई जनरल हुआ तो जनरल विपिन रावत हुए। तो करियप्पा, थिमैया, मानेकशॉ, जनरल रावत, विपिन रावत, ये सब लोग हिंदुस्तान का मतलब उसकी कीर्ति पताका, उसके पराक्रम की पताका लहराने वाले जनरल हुए हैं और इन पर हिंदुस्तान को हमेशा नाज रहेगा। यकीनी तौर पर अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि चूंकि अब जनरल रावत नहीं रहे हैं तो अगला CDS कौन होगा। बातचीत चल रही है, कई नाम भी सुर्खियों में आ रहे हैं। जनरल नरवणे का नाम, जो जनरल नरवणे इसलिए है कि अभी सीनियर मोस्ट हैं, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी तीनों के चीफ को आप देखें तो सीनियर मोस्ट हैं। अभी चाइना के साथ जितने भी टकराव हमारे रहे उसमें बहुत सक्रिय भूमिका रही उनकी और उन्होंने फ्रंट से लीड किया, खुद ही वो LOC पर रहे
और उनकी अपनी जो, जैसे जनरल रावत के साथ है कि उनका लंबा एक्सपीरियंस जो है वो फील्ड का रहा है। जनरल नरवणे का भी यही है कि ऑपरेशनल एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा इनके साथ हैं। जनरल नरवणे ने लगभग सभी युद्धों में भाग लिया है। तो नरवणे के सीडीएस बनने की उम्मीद आप ज़्यादा कर सकते हैं, और सरकार इस तरह के पद पर जब किसी को बिठाएगी तो ये ज़रूर चाहेगी कि वो स्मार्ट जनरल हो, जिसको टेक्नोलॉजी की, साइंस की, आर्मी के अपने पोटेंशियल की, दुनिया में जो ताकतवर देश हैं जिनके पास बहुत मजबूत सेनाएं हैं, ऊपर के 4-5, है ना, उनके साथ अपने आप को समानांतर खड़ा करने का तरीका, रास्ता पता हो। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि आपको आर्मी को हेड करना है या तीनों सेनाओं के प्रमुख को हेड करना है, आपको मॉडर्नाइज करना है, आपको थिएटर कमांड अपने बनाने हैं, आपको कोऑर्डिनेशन डेवलप करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बाकी देश कैसे आगे जा रहे हैं उसको समझना है, अपने मुल्क में उस तरह की चीज़ों या उस तरह की सुविधाओं को पैदा करना है। तो अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन, साइंस टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपनी फौज को ताकतवर करना, ये बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो एक सीडीएस में होना चाहिए, और नरवणे इस लिहाज से मुझे लगता है कि राइट चॉइस। जनरल रावत ने जिस तरीके से सेना को मजबूत किया, सेना को आधुनिक किया, साइंटिफिक अप्रोच रही उनकी, और जिस तरीके से उन्होंने दुश्मन देशों को आंखें दिखाई, लगातार उनको इस बात का एहसास कराया कि ये भारत अब वो भारत नहीं है। यही वजह है कि उनके जाने की जो खबर है, ये दुख आज हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। हिंदुस्तान का आम, खास, हर नागरिक बहुत तकलीफ में है। राणा सर ने हमें समझाया कि जनरल रावत होने का मतलब क्या है, क्यों जनरल रावत थे, क्यों आज देश तकलीफ में है। बहुत ही बारीक तरीके से राणा सर ने इसका पूरा विश्लेषण दिया। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ नेशनल को आप सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।